हेलो फ्रेंड्स, वासुदेव एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम शुरू करेंगे राजनीति विज्ञान का एक टॉपिक प्रस्तावना, जिससे हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले तो हम देखेंगे कि प्रस्तावना में हमें कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखना है, और फिर हम बात करेंगे कि इससे किस किस तरह से क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्क्सिस शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये तो मैंने बताया आपको कि प्रस्तावना में इन सब बातों का उल्लेख मिलता है, लेकिन हमें देखना है कि प्रस्तावना का जो मेन निचोड़ है, सार है, वो क्या है। तो प्रस्तावना को देखने से हमें किन किन बातों की जानकारी मिलती है, उन्हें हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम भारत के लोग, शुरू कहाँ से होती है हमारी प्रस्तावना? हम भारत के लोग। तो इसका सीधा सा मतलब ये निकलता है कि प्रस्तावना का स्रोत क्या है, प्रस्तावना का स्रोत क्या है, सोर्स क्या है। तो प्रस्तावना का स्रोत है हम यानी जनता। प्रस्तावना का स्रोत क्या है? जनता। दूसरी बात, प्रस्तावना के उद्देश्य क्या है? जिन्हें आप लक्ष्य भी कह सकते हैं। तो क्या उद्देश्य है? तो उद्देश्य मिलता है प्रस्तावना में का उद्देश्य मिलता है, पहला है न्याय, दूसरा है स्वतंत्रता, तीसरा है समता, जिसको आप क्या कह सकते हैं? समानता, और चौथा इसका उद्देश्य मिलता है बंधुता। तो प्रस्तावना में कितने प्रकार के उद्देश्य मिलते हैं? तो 4 इसके उद्देश्य मिलते हैं, न्याय, स्वतंत्रता, समता, जिसे आप समानता भी कह सकते हैं, और चौथा है बंधुता। एक एक चीज को लेकर हम डिस्कस करेंगे। तो अभी हमने 2 बातें सीखी कि प्रस्तावना का स्रोत क्या है। तो स्रोत क्या है? जनता। और दूसरी हमने बात की कि प्रस्तावना के उद्देश्य क्या है। तो प्रस्तावना के क्या उद्देश्य हैं? न्याय, स्वतंत्रता, समता या समानता या और बंधुता। अब बात करते हैं हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इस शब्द का मतलब क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसका ये मतलब होता है कि भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है। मतलब ये किसी का डोमिनियन नहीं है। भारत अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि भारत पर कोई भी बाहरी देश ये दबाव नहीं बना सकता कि आप इस फेवर में निर्णय लो, आप इस फेवर में निर्णय लो। निर्णय लेने के लिए भारत क्या है? स्वतंत्र है। पहले तो हम बेसिक बातें ये करेंगे कि मूल प्रस्तावना में क्या था, फिर हम बात करेंगे कि वर्तमान समय की जो आपकी प्रस्तावना है, जिसमें हम बात करेंगे 42वां संविधान संशोधन 1976 के बाद जो 3 शब्द जोड़े उनकी। तो समाजवाद हम थोड़ा बाद में देखेंगे, पंथ निरपेक्ष भी बाद में देखेंगे, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो अभी हमको जो बात करनी है वो किसकी करनी है? लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था का सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि यहाँ पर लोगों का शासन है। किसका शासन है? लोगों का शासन है।
सिंपल शब्दों में अगर हम कहें कि जो लोकतंत्र होता है वो भी दो प्रकार से होता है। लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था भी लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था को हम दो प्रकार से देख सकते हैं। एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। प्रत्यक्ष लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि जहां पर लोगों का प्रत्यक्ष रूप से शासन में भागीदारी होती है, जैसा कि स्विट्जरलैंड। और अप्रत्यक्ष लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था का मतलब होता है कि लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा शासन किया जाता है, जैसा हमारे भारत में होता है। ठीक है, तो एक तरह से इसको प्रतिनिधि आप प्रतिनिधि लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा यहाँ की जो शासन व्यवस्था होती है, सरकार होती है, उसको चलाया जाता है। तो यहाँ पर कौन सा लोकतंत्र है? अप्रत्यक्ष, जिसको आप प्रतिनिधि लोकतंत्रात्मक भी कह सकते हैं। फिर बात करते हैं गणराज्य। गणराज्य का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो जैसे सबसे सुप्रीम कौन है, अगर आपसे यूं पूछा जाए कि सबसे सुप्रीम कौन है, पहला ऑप्शन दे दे आपको संविधान, दूसरा ऑप्शन दे दे राष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन दे दे सर्वोच्च न्यायालय, चौथा ऑप्शन दे जनता, तो सबसे सुप्रीम कौन हो जाएगा? जनता। सबसे सुप्रीम कौन हो जाएगा? जनता। क्यों? आपके दिमाग में आ रहा होगा सबसे सुप्रीम है संविधान, लेकिन संविधान सुप्रीम नहीं है। क्यों? क्योंकि संविधान को बनाने वाले कौन थे? लोग ही थे। तो सबसे सुप्रीम कौन है? जनता। बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? कितने प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई है? 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था प्रस्तावना में की गई है। दूसरी बात, ये जो तीनों प्रकार के जो न्याय हैं वो रूसी क्रांति से प्रेरित है। कौन सी क्रांति? रूसी क्रांति से प्रेरित है, जो 1917 में रूस में हुई थी। उसी क्रांति के ये 3 शब्द थे, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। और एक बात करें तो इसी तरह के 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था आपको संविधान का भाग 4, जिसमें डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिनको हमने आयरलैंड से लिया है, उसके भी आर्टिकल, उसका अनुच्छेद 38 में भी 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। अब इनको समझते हैं। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का क्या मतलब होता है? सामाजिक न्याय का मतलब ये होता है कि समाज में किसी भी जाति, वर्ण, रंग, रूप, त्वचा, धर्म के आधार पर लोगों से भेदभाव नहीं किया जाएगा, मतलब उनको सामाजिक न्याय दिलाया जाएगा। फिर दूसरी बात करते हैं आर्थिक। आर्थिक का मतलब ये होता है कि समाज में धन संपत्ति या संपदा को देखकर किसी भी व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। राजनीतिक न्याय का मतलब ये होता है कि राजनीति में भी सभी व्यक्तियों को बराबर के अवसर उपलब्ध होंगे। फिर बात करते हैं 5 प्रकार की स्वतंत्रता: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। अगर आपसे ऐसा पूछा जाए कि प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख मिलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 प्रकार की स्वतंत्रता। फिर आपको दूसरी बात जो याद रखनी है, इन स्वतंत्रताओं का सीक्वेंस भी आपको याद रखना पड़ेगा कि इनका सीक्वेंस क्या है। तो देखो यहाँ पर क्या सीक्वेंस है इनका: विचार, विचार के बाद अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। अगर हम संविधान की बात करें तो संविधान का
भाग थर्ड, और भाग थर्ड में आप पढ़ते हैं मूल अधिकार। कहाँ से लिए मूल अधिकार? मूल अधिकार लिए हमने अमेरिका से। मूल अधिकार में जो आपका अनुच्छेद 19 है और अनुच्छेद 19(1)(a) है, उसमें आपको भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिलती है, जिसे आप विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो आपको प्रस्तावना में मिलती है उससे आप रिलेट कर सकते हैं। तो आपको क्या याद रखना है कि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो आपको प्रस्तावना में मिलती है, ठीक उसी प्रकार की स्वतंत्रता आपको मूल अधिकार का अनुच्छेद 19(1)(a) में भी मिलती है, जिसमें लिखा हुआ है भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरी बात, संविधान का भाग 3 आपको मूल संविधान में तो 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं देता था, लेकिन वर्तमान में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं मिलती है। क्योंकि आपको पता है तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से संपत्ति का जो मूल अधिकार था उसको हमने मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर लिया है, और वर्तमान समय में आपका ये क्या बन गया है एक प्रकार का विधिक अधिकार, जिसका उल्लेख आर्टिकल 300(a) में भी मिलता है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, ये विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता आपको मौलिक अधिकारों का ही भाग 3, जिसमें 25 से 28 अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रताओं का जो अधिकार मिलता है, धार्मिक स्वतंत्रताओं की अब जो मिलता है 25 से 28 में, उसमें भी आप इसको देख सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि विचार और अभिव्यक्ति का संबंध अगर पूछे तो आर्टिकल 19(1)(a) में भी मिलता है। फिर आगे बात करते हैं प्रतिष्ठा और अवसर की समता। प्रतिष्ठा और अवसर की समता। अवसर की समता की बात करें तो मौलिक अधिकारों का ही एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 16, जिसमें ये लिखा मिलता है कि लोक नियोजन में सभी को बराबर के अवसर उपलब्ध कराएंगे। तो अवसर की समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता। जैसे हमने 3 शब्द बताए अभी, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, तीनों शब्द रूसी क्रांति से प्रेरित, उसी प्रकार से स्वतंत्रता, न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता, ये चारों शब्द भी फ्रांस की क्रांति से प्रेरित है। कौन सी क्रांति भाई? फ्रांस की क्रांति से प्रेरित है। तो आपको 2 बातें याद रखनी है। 2 देशों की अभी हमने क्रांति की बात की है। पहली बात करी है रूसी क्रांति, जिससे 3 न्याय मिलते हैं आपको, और हमने बात करा वो 3 प्रकार के न्याय आपको आर्टिकल 38 में भी मिलते हैं। फिर बात की न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता, जो कि फ्रांस की क्रांति से प्रेरित है। तो दोनों बातें याद रखें आप। और ये चारों शब्द हमने शुरू की क्लास में डिस्कस करा था। ये संविधान के क्या है, सॉरी, ये प्रस्तावना में क्या मिलते हैं? संविधान के उद्देश्य। बंधुता समझते हैं आप भाईचारा बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में, देखो जो हमको संविधान बनाकर दिया वो हमारी संविधान सभा ने दिया। किसने दिया? संविधान सभा ने दिया। और संविधान सभा में अप्रत्यक्ष रूप से लोगों का क्या हुआ था? निर्वाचन हुआ था। तो अगर आपसे ऐसा कोई पूछ ले कि संविधान सभा प्रत्यक्ष निर्वाचन पर आधारित थी, क्या ये स्टेटमेंट सही होगा? तो ये स्टेटमेंट गलत होगा आपका। क्यों? क्योंकि संविधान सभा में अप्रत्यक्ष रूप से क्या हुआ था? निर्वाचन हुआ था। आज तारीख 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 से क्या मतलब है कि उस दिन हमारा संविधान आंशिक रूप से क्या हो गया था? लागू हो गया था। और इस दिन संविधान के लगभग 16 अनुच्छेद, कितने अनुच्छेद? 16 अनुच्छेद लागू हो चुके थे, जिसमें चुनाव हो गया, आपका चुनाव आयोग से संबंधित जो प्रावधान हो गए, नागरिकता से संबंधित जो प्रावधान हो गए, राष्ट्रपति की शपथ से संबंधित जो प्रावधान हो गए, वो सभी प्रावधान इस दिन लागू हो गए थे। आपको ये वाली डेट भी याद रखना बहुत जरूरी है, हिंदी वर्ष वाली।
मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। संविधान को अंगीकृत कब किया? 26 नवंबर 1949 को किया। संविधान को अधिनियमित कब किया? 26 नवंबर 1949 को किया। संविधान को आत्मार्पित कब किया? तो 26 नवंबर 1949 को किया। एक और चीज पढ़ते हैं आप, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ। तो अगर आपसे ऐसा पूछे कि इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, तो जो आपका आर्टिकल 394 है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ मिलता है कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, लेकिन प्रस्तावना में संविधान के लागू होने की तारीख 26 नवंबर 1949 लिखा मिलता है। दूसरी बात, 26 नवंबर को आप मनाते हैं विधि दिवस, और जो वर्तमान में जो बीजेपी की सरकार है, तो मोदी सरकार के फर्स्ट टाइम पीरियड में 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने का डिसीजन लिया। तो ये तो बात की हमने मूल संविधान की जो प्रस्तावना थी, मूल प्रस्तावना थी उसकी। अब हम बात करेंगे प्रस्तावना में जो अमेंडमेंट हुआ उसकी, और अमेंडमेंट होने के बाद या संशोधन होने के बाद जो वर्तमान स्वरूप है प्रस्तावना का उसकी। तो उससे पहले 2-3 वाद पढ़ेंगे, 2-3 डिसीजन पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट के, जो सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम बेरुवाड़ी वाद की। तो बेरुवाड़ी वाद में सारे वाद हम अलग से डिटेल से पढ़ेंगे सारे सुप्रीम कोर्ट के वाद, तब मैं वहाँ आपको अच्छे से और बताऊंगी। अभी हमको केवल यही जानना है कि बेरुवाड़ी वाद में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। क्या निर्णय दिया? कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। तो अब आप बताओ कि जब प्रस्तावना संविधान का ही भाग नहीं है तो क्या उसमें संशोधन हो सकता है? तो आप कहेंगे नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो संविधान का भाग ही नहीं है। तो सिंपल आपसे क्वेश्चन यहाँ पूछा जा सकता है कि कौन से वाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? तो कौन सा वाद हो जाएगा? ये बेरुवाड़ी वाद। दूसरा अपन पढ़ते हैं केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ये जो वाद है वह भारतीय संविधान का ऐतिहासिक वाद माना जाता है, और यहाँ से अमूमन कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का जो वाद है, उस टाइम सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे जस्टिस सीकरी, ठीक है। और आज तक सबसे बड़ी संवैधानिक, सबसे बड़ी न्यायिक पीठ है ये, जिसमें सबसे बड़ी न्यायिक पीठ जिसमें 13 सदस्य थे। कितने सदस्य थे भाई? आज तक कोई भी डिसीजन 13 सदस्यों ने मिलकर नहीं दिया है। केवल केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के वाद में ही 13 न्यायाधीशों की पीठ थी जिन्होंने ये डिसीजन दिया। और पढ़ेंगे हम ये भी क्या था आगे की क्लास में। केशवानंद भारती में ही 2-3 बातें जो हमको हमारे प्रस्तावना के एस्पेक्ट से जाननी है, वो ये है कि केशवानंद भारती के बाद में ये बोला कि प्रस्तावना क्या बोला कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, और संविधान का भाग होने के नाते इसमें संशोधन भी संभव है। दूसरा जो यहाँ से जो मेन बात निकल कर आई वह आई मूलभूत ढांचा। संविधान का मूलभूत
ढांचा बात करेंगे हम आगे आने वाली क्लासों में कि क्या होता है मूलभूत ढांचा। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के बाद में दो बातें आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर कि सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया बेरुवारी वाद में अपने ही डिसीजन को पलट दिया और पलटते हुए ये कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और भाग है तो इसमें संशोधन भी किया जा सकता है। दूसरी बात आपको याद रखनी कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में ही मूलभूत ढांचे की संकल्पना प्रतिपादित हुई। एक और बात की हम बात करेंगे, फिर बात करेंगे संशोधन की। जो तीसरा वाद है वो है एसआर बॉम्बई बनाम भारत संघ। थोड़ा देखते हैं इसको। एसआर बॉम्बई आपको पता हो तो कर्नाटक के सीएम थे और इनके समय में इनकी सरकार के टाइम राष्ट्रपति शासन लग गया था। तो उसी एस्पेक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि प्रस्तावना संविधान का मूलभूत ढांचा है। देखो एक और बात जो आपको ध्यान रखनी है कि मूलभूत ढांचे का उल्लेख संविधान में कहीं पर भी नहीं मिलता है। केवल 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का जब वाद आया तब पहली बार बोला गया कि संविधान का जो मूलभूत ढांचा है उसमें संसद संशोधन नहीं कर सकती और मूलभूत ढांचे को डिफाइन करने का जो कार्य है वो सुप्रीम कोर्ट पर छोड़ा गया और सुप्रीम कोर्ट समय समय पर मूलभूत ढांचे को परिभाषित करता रहता है। जैसे एसआर बॉम्बे के बाद में ये बोला कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का मूलभूत ढांचा है। तो तीनों वाद हमने डिस्कस किए यहाँ पर। पहले वाद जो बेरुवाड़ी वाद था उसमें ये बोला कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है और भाग नहीं है तो उसमें संशोधन भी नहीं हो सकता। दूसरी बात केरल जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का वाद था उसमें ये बोला कि प्रस्तावना संविधान का ही भाग है और भाग है तो इसमें संशोधन भी हो सकता है। और तीसरा जो वाद है एसआर बॉम्बई बनाम भारत संघ सन 1994 जिसमें ये बोला कि प्रस्तावना संविधान का आधारभूत ढांचा है। अब बात करते हैं संशोधन की। प्रस्तावना में अब तक एक बार संशोधन हुआ है। आपसे पूछे अब तक कितनी बार संशोधन हुआ है तो एक बार हुआ है। एक बार कब हुआ है तो 42वां संविधान संशोधन सन 1976 में हुआ है। संविधान में संशोधन करके क्या करा तो 3 शब्द जोड़े। कितने शब्द जोड़े? 3 शब्द जोड़े। अब पढ़ते हैं हम एक एक कौन कौन से शब्द। तो पहला है समाजवाद, दूसरा है पंथ निरपेक्ष, और तीसरा है अखंडता। आपको इन जोड़े गए शब्दों का सीक्वेंस भी याद होना चाहिए। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से निम्न में से जो शब्द जोड़े गए इनका क्रम क्या है। तो क्रम क्या है? समाजवाद। देखो मैं आपको रेड पेन से बताती हूँ कौन कौन से शब्द जोड़े हैं। एक तो ये जोड़ा, एक ये जोड़ा और एक ही जोड़ा। ये 3 शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा गया। एक एक शब्द को देखते हैं। समाजवाद का मतलब क्या होता है, पंथ निरपेक्ष क्या होता है और अखंडता क्या होता है। समाजवाद का मतलब ये होता है कि जितना भी जो देश में उत्पादन और वितरण होता है उस पर सरकार की निगरानी में होगा। वो मतलब उस पर अधिकार किसका होगा? सरकार का होगा। तो यहाँ पर निजी जो क्षेत्र हैं, समाजवाद में निजी क्षेत्रों को हतोत्साहित किया जाता है। लेकिन फिर आप कहेंगे जब हमने 1990 में क्या अपनाया,
90 में हमने क्या अपनाया? एलपीजी अपनाया। अच्छा मुझे बताओ उस टाइम कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? 8वीं। तो जब एलपीजी अपनाया, लिबरल उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, तो एक तरह से देखा जाए तो सरकारी क्षेत्रों को निजी क्षेत्रों के लिए खोला गया। तो कहीं ना कहीं समाजवादी जो स्वरूप था उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा देखा जाए तो गिरावट हुई है। फिर पंथ निरपेक्ष का मतलब ये होता है कि सरकार का या देश का कोई भी धर्म नहीं होगा, सभी धर्मों के लिए जो सरकार की जो दृष्टि है वो समदृष्टि होगी। सभी धर्म सरकार के लिए क्या होंगे? इक्वल होंगे, बराबर होंगे, न एक ज़्यादा न एक कम। तो सभी धर्म सरकार की नज़र में कैसे होंगे? बराबर होंगे। एक शब्द आता है समदृष्टि, मतलब सभी धर्मों को सरकार बराबर नज़र से देखेगी। ठीक है, और यही सब बातें पंथ निरपेक्ष, यही सब बातें आपको आर्टिकल 25 से 28 में भी मिलती हैं। फिर बात करते हैं अखंडता की। तो हम ऐसा मतलब जो भारत है वह है राज्यों का क्या है? संघ है। भारत क्या है? राज्यों का संघ है। तो मतलब ऐसा हम कोई भी काम नहीं करेंगे जिससे हमारी देश की अखंडता क्या होती है? बाधित होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने प्रस्तावना को थोड़ा पढ़ने का प्रयास किया। 3 वाद आपको याद रखने हैं। कौन सा संविधान संशोधन करके हमने प्रस्तावना को संशोधित किया है? अब तक कुल कितनी बार प्रस्तावना में संशोधन हुआ है? अंतिम सत्ता किसके पास में है? तो अंतिम सत्ता जनता के पास में है। ठीक है, एक और चीज़, प्रस्तावना में भारत शब्द को कितनी बार लिखा गया है? तो भारत शब्द प्रस्तावना में 2 बार मिलता है। कितनी बार मिलता है? 2 बार। देखो हम देखते हैं, एक तो ये हम भारत के लोग, और दूसरा ये भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने प्रस्तावना को देखा, कितने प्रकार से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हम 5 मिनट में देखते हैं। तो देखो आपको सीक्वेंस याद रखना है। कहीं कहीं ऐसा क्वेश्चन बनता है कि प्रस्तावना में जो शब्द लिखे गए हैं उनको एक क्रम में जमाओ। जैसे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और एक अखंडता दे देंगे। तो इनका सीक्वेंस क्या है ये याद होना चाहिए आपको। ठीक है, फिर तीनों प्रकार के जो न्याय मिलते हैं उनका सीक्वेंस क्या है ये याद होना चाहिए आपको। सेम सीक्वेंस आपको 38 में भी मिलता है, बात की थी हमने अभी। फिर विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की जो स्वतंत्रता है उसका सीक्वेंस क्या है ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, कितनी प्रकार की समानता मिलती है? तो 2 प्रकार की समानता मिलती है आपको। पहली है प्रतिष्ठा और दूसरी है अवसर। तो इस बात को भी आपको याद रखना है कि कितनी प्रकार की समानता मिलती है। और समानता आपके दिमाग में आते ही आपको आर्टिकल 16 दिमाग में आना चाहिए। ठीक है, जो हमने 2-4 बातें करी हैं अलग से, जैसे विचार अभिव्यक्ति आते ही आपको आर्टिकल 19(1)(a) दिमाग में आना चाहिए। ठीक है, तो ये सब बातें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। आगे की क्लास में हम इससे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।